वक्त से लड़कर जो अपना नसीब बदल दे, कि वक्त से लड़कर जो अपना नसीब बदल दे, और इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। और कल क्या होगा कभी मत सोचो, कि कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त ही अपनी तस्वीर बदल दे, क्या पता कल वक्त ही अपनी तस्वीर बदल दे। तो हेलो एवरीवन, हेलो दोस्तों, देश के समस्त छात्र छात्राओं को नमस्कार, मेरा प्यार भरा प्रणाम। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी करने में व्यस्त होंगे, ऐसी उम्मीद मैं आपसे करता हूं। और मैं दीपक आप सभी का डीप लर्निंग पॉइंट के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से वेलकम करता हूं। पूरे उत्साह और उमंग के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं और फिर से हाजिर हूं आपके साथ एक नई क्लास लेकर। जीएस के रिवीजन की जो क्लास चल रही है, जिसको आप बहुत सारा प्यार दे रहे हैं, डेली आपके कमेंट आ रहे हैं कि सर ये सीरीज कंटिन्यू रखना, सर बहुत हेल्पफुल है, सर बहुत लाभदायक है, प्लीज सर इसको कंटिन्यू रखना। तो ये सीरीज आपके लिए आती रहेगी। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं एक और क्लास आज आपके लिए लेकर आया हूं, और इस सीरीज के साथ साथ बाकी जो 2 सीरीज चली हुई हैं उनको भी देख लेना। समझ में आई है ना बातें? हमारी 2 सीरीज और चली हुई है यूट्यूब पर। मैंने 3 सीरीज आपके लिए चला रखी हैं। एक में हम बातें कर रहे हैं स्टैटिक जीके की, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं हम स्टैटिक जीके के बारे में। लगभग 40 क्लास स्टैटिक जीके पर आ चुकी हैं। और दूसरी सीरीज मैंने चला रखी है आपकी इंडियन ज्योग्राफी की, जिसमें हम भारतीय भूगोल के बारे में बातें कर रहे हैं, जिसमें लगभग 25 क्लास आपके पास आ चुकी हैं। और एक सीरीज ये वाली चली हुई है, जिसकी आज अभी ये क्लास चल रही है, जिसमें हम बातें कर रहे हैं रिवीजन, मिसलेनियस रिवीजन कर रहे हैं हम जीएस का, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन हम डेली पढ़ रहे हैं। यानी कि मैं सोच रहा हूं कि कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको कैसे रिवाइज करवाऊं। अभी बहुत जल्दी आपका आरपीएफ का एग्जाम आने वाला है, बहुत सारे एग्जाम आएंगे, सीजीएल आने वाला है, सीपीओ आने वाला है, सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल ये सीरीज रहने वाली है। तो ये सीरीज जरूर देखा करो। और उन बच्चों के लिए तो ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, बहुत ज्यादा लाभदायक है, जिन्होंने जीएस को एक बार पढ़ लिया है, जिन्होंने एक बार मोटा मोटा सा जीएस को कंप्लीट रिवाइज कर लिया है, उनके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक है। तो पिछली 2 क्लास में आपके पास एक टेस्ट मैंने दिया था, उस टेस्ट से मैं क्वेश्चन पूछ रहा था, तो उसी से कुछ क्वेश्चन मैं आज आपसे पूछता हूं और फिर कहानी की शुरुआत करते हैं आगे। चलो, तो इस टेस्ट में लास्ट क्वेश्चन था आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर भारत का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनाया गया है और कहां पर बनाया गया है? आंसर था आपका क्या? आंसर था आपका चेनाब नदी पर बनाया गया है सर, जम्मू कश्मीर के रियासी नामक क्षेत्र पर बनाया गया है। इतनी सी बातें बताई थी। तो अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पाकिस्तान नहीं जाती? जल्दी जल्दी से प्यारे प्यारे कमेंट करके बता दो क्या आंसर रहने वाला है। सिंधु नदी तंत्र मैंने आपको पढ़ाया था, उसमें से क्वेश्चन है, ऑप्शन रहेंगे आपके झेलम, चेनाब, रावी और व्यास। इनमें से कौन सी नदी पाकिस्तान नहीं जाती? यानी कि मैंने आपको बताया था कि सिंधु नदी तंत्र की एकमात्र नदी है जो बेचारी वफादार है, बाकी सारी की सारी बेवफा थी। मैंने बताई थी आपको ये बातें, यानी कि सारी की सारी नदियां पाकिस्तान जाती थी, सिर्फ और सिर्फ एक नदी को छोड़कर, और उस नदी का नाम क्या था? उस नदी का नाम था व्यास। व्यास जो नदी है ये आपकी कहां नहीं जाती? व्यास नदी पाकिस्तान नहीं जाती, ये भारत के अंदर ही कहां पर मिल जाती है? व्यास नदी मिल जाती है सतलुज में। ये सतलुज में मिल जाती है, सतलुज में मिल जाती है, या आप ऐसे लिख लो सतलुज की सहायक है। सतलुज की सहायक नदी है व्यास। और व्यास का पुराना नाम अगर आपसे पूछ ले, व्यास का पुराना नाम है आपसे विपाशा। व्यास का पुराना नाम है विपाशा। अगर आपसे पूछ ले कि व्यास नदी कहां से ओरिजिनेट होती है, कहां से इसका ओरिजिन है, तो हिमाचल प्रदेश के अंदर रोहतांग दर्रा है जनाब, रोहतांग दर्रा। उस रोहतांग दर्रे के समीप ना एक जगह है जिसका नाम है व्यास कुंड। व्यास कुंड, वहां से ओरिजिनेट होती है आपकी कौन सी नदी? व्यास, जिसका नाम क्या है? विपाशा। और ये 2 राज्यों में बहती है, हिमाचल प्रदेश में बहती है और पंजाब में बहती है, इन 2 राज्यों में बहती है। और हिमाचल प्रदेश के अंदर व्यास नदी पर एक डैम बना है जिसका नाम है पोंग, पोंग बांध, पोंग डैम बना है। और इस पोंग डैम के पीछे जो जलाशय है उसका नाम है महाराणा प्रताप सागर। महाराणा प्रताप सागर, या पोंग डैम का ही दूसरा नाम है महाराणा प्रताप डैम, ये भी बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा आपके पेपर में छपेगा। आप कह रहे हो कि सर इस क्लास से तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन एज इट इज छपते हैं, लेकिन पता सिर्फ उसी बच्चे को पता है जो प्रीवियस ईयर लगा रहा है या जो मॉक टेस्ट लगा रहा है, उसे बहुत अच्छे से पता है।
ठीक है। तो पोंग डैम है किस नदी पर? व्यास नदी पर। कहां पर? हिमाचल प्रदेश के अंदर। इतनी सी बातें याद रखेंगे। और ये नदी सतलुज में मिल जाती है। कहां पर जाके मिल जाती है व्यास नदी? व्यास नदी सतलुज में जाके मिल जाती है पंजाब के अंदर। पंजाब में है ना, कपूरथला शहर पड़ता है। कपूरथला शहर पड़ता है। और इस कपूरथला शहर के ही पास एक बैराज बनाया गया है जनाब। उस बैराज का नाम है हरिके बैराज। उस बैराज का नाम है हरिके बैराज। यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हरिके बैराज किन दो नदियों का संगम है, तो ऑप्शन में आएंगे आपके सतलुज और व्यास, सतलुज और चेनाब, सतलुज और झेलम। तो ऑप्शन क्या रहेगा आपका? सतलुज और व्यास नदी का संगम है कहां पर? हरिके बैराज पर। और जब मैंने आपको डैम्स पढ़ाए थे ऑफलाइन क्लास में, तो मैंने आपको बातें बताई थी बहुत अच्छे से कि डैम्स में और बैराज में क्या फर्क है। जनाब बैराज में क्या फर्क था कि हम जल को यानी कि बैरियर लगा रहे हैं जल के आगे, बैरियर से शब्द बना है बैराज, और बैरियर लगा के वहां से जल को एक दूसरी दिशा में डाइवर्ट कर रहे हैं। तो यानी कि यहां पर सतलुज और व्यास का संगम है, तो यहां से शुष्क राजस्थान के लिए एक नहर निकाली गई है। हरिके बैराज से एक नहर निकाली गई है जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर 1958-59 के दौरान निकाली गई है, जो भारत की ही नहीं पूरी दुनिया की सबसे बड़ी नहर सिंचाई प्रणाली है इंदिरा गांधी नहर। यानी कि जो जिले राजस्थान के जैसे जैसलमेर है, बाड़मेर है, जो इसके साथ पाकिस्तान के साथ टच करते थे, या आप ऐसे कह सकते हो जो अरावली के पश्चिम में थे, उनके लिए निकाली गई है ये नहर। और जब से ये नहर निकाली गई है तब से इसने शुष्क राजस्थान को हरे भरे राजस्थान में तब्दील कर दिया है। इंदिरा गांधी नहर कहां से निकाली गई है? पंजाब से, सतलुज और व्यास के संगम से निकाली गई है। और इसका उद्घाटन किया था उस समय केंद्र सरकार में मंत्री थे आपके गोविंद वल्लभ पंत। गोविंद वल्लभ पंत कौन थे? उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं गोविंद वल्लभ पंत। और उनसे एक बातें याद रख लो, गोविंद वल्लभ पंत जी से एक बातें याद रख सकते हो आप। गोविंद वल्लभ पंत, गोविंद वल्लभ पंत, इनके नाम से एक जलाशय है जिसका नाम है गोविंद वल्लभ पंत सागर। ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, यानी कि आर्टिफिशियल लार्जेस्ट लेक ऑफ इंडिया। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील लिखेंगे आप, कृत्रिम झील है। अगर आपसे पूछ ले, मार्कर चेंज कर लेते हैं, अगर आपसे पूछ ले कि ये जो झील है ये कहां पर पड़ती है, ये झील कहां पर पड़ती है? ये झील पड़ती है आपकी उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट पड़ता है आपका सोनभद्र, सोनभद्र जिला पड़ता है, उसमें पड़ती है ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद वल्लभ पंत सागर। और गोविंद वल्लभ पंत सागर जी को भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और भारत रत्न मैंने बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया है, जिसमें जितने भी विजेता हैं, जिनको भी भारत रत्न मिला है, उन सब के बारे में बातें मैंने की हैं। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं ये जो रिवीजन क्लास है ये तो देखा ही करो, साथ में रोजाना एक क्लास आप स्टैटिक जीके की देखा करो और एक क्लास आप इंडियन ज्योग्राफी की देखा करो। यानी कि सीरीज में भी पढ़ते चलो और ये रिवीजन भी करते चलो, ठीक है बातें। तो उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिले के अंदर पड़ती है आपकी सबसे बड़ी झील आपकी गोविंद वल्लभ पंत सागर। और किस नदी पे है ये? किस नदी पे है? तो रिहंद नदी, रिहंद जो नदी है, रिहंद नदी के पीछे जो जलाशय है उसको कहा गया है। और रिहंद किसकी सहायक है? रिहंद है ना सोन की सहायक है, सोन की सहायक है। और सोन से तो क्वेश्चन मैंने बताया था क्या? गंगा की एकमात्र सहायक थी, गंगा की एकमात्र सहायक थी, सोन नदी सहायक थी जो दक्षिण भारत से आके मिलती थी, जो दक्षिण भारत से आके मिलती थी। यानी कि कोई भी ऐसी नदी नहीं है गंगा में जो सीधी प्रायद्वीप भारत से आके गंगा में मिलती हो, डायरेक्ट गंगा में आके मिलती हो। मैंने गंगा रिवर सिस्टम पढ़ाया आपको बहुत अच्छे से, उसमें आपने देखा होगा। वैसे तो दक्षिण भारत से 4 नदियां आके मिलती हैं, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, लेकिन वो नदियां जनाब जाके किस में मिल रही हैं? वो यमुना में जाके मिल रही हैं। लेकिन यहां पर क्वेश्चन है कि सीधा गंगा में जाकर मिलने वाली एकमात्र सहायक नदी गंगा की जो दक्षिण भारत से आती है, कौन सी नदी? सोन नदी। और सोन नदी के ओरिजिन की अगर मैं बात करूं, सोन नदी का ओरिजिन है ना अमरकंटक प्लेटू से है, अमरकंटक का पठार, वहां से ओरिजिनेट होती है
सोन नदी। अमरकंटक का पठार अगर आपसे पूछ ले किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है, भाई साहब सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। राइटिंग थोड़ी सी ऐसी ही रहेगी, मैनेज कर लेना। रिवीजन क्लास है जिसमें मिसलेनियस प्रैक्टिस कर रहे हैं, इतनी तो बुरी भी नहीं है कि आपको समझ में ना आए, और साथ के साथ कान के ढक्कन खोल के रखो, मैं साथ के साथ बोल भी रहा हूं, ठीक है बातें, तो मैं बोल भी रहा हूं आपको, ठीक है। तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है अमरकंटक का पठार, और सतपुड़ा की भी एक पहाड़ी है जिसका नाम है मैकाल। मैकाल पहाड़ी पे पड़ता है, मैकाल पहाड़ी, ठीक है, मैकाल पहाड़ी पे पड़ता है अमरकंटक का पठार। और इस अमरकंटक के पठार से 3 दिशाओं में 3 नदियां निकली हैं। पश्चिम की ओर तो नदी निकली है जिसका नाम है नर्मदा नदी, नर्मदा नदी भी यहीं से निकली है। और ओडिशा का शोक कही जाती है एक नदी जिसका नाम है महानदी, महानदी जिसका पुराना नाम है महासवेता। यहां पर शायद आपको दिखता नहीं होगा अब, ठीक है, महासवेता महानदी का पुराना नाम है। तो महानदी, नर्मदा और आपकी सोन नदी, ये तीनों ही नदी कहां से ओरिजिनेट होती हैं? ये अमरकंटक के पठार से ओरिजिनेट होती है। अमरकंटक का पठार कहां पे पड़ेगा? अमरकंटक का पठार आपका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे पड़ता है। किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। और सतपुड़ा की भी एक पहाड़ी है, पूर्वी पहाड़ी, जिसका नाम है मैकाल। मैकाल पहाड़ी का हिस्सा है अमरकंटक पठार। तो यहां से नदी निकलती है आपकी सोन। क्लियर है बातें? उसके बाद अगर मैं सतपुड़ा से और क्वेश्चन बताऊं तो सतपुड़ा है ना, सतपुड़ा, सतपुड़ा 7 छोटी छोटी पर्वत श्रृंखलाओं का समूह है सतपुड़ा, लेकिन उनमें से 3 मुख्यतः हैं, इनमें से 3 मुख्यतः हैं। एक है आपकी राजपीपला, राजपीपला, और एक है आपकी महादेव पहाड़ी, और फिर है आपकी मैकाल पहाड़ी। तो ये 3 पहाड़ी मुख्यतः सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। और इनमें से जो महादेव है ये सबसे पश्चिमी पहाड़ी है, और जो राजपीपला वो पश्चिमी पहाड़ी है, जो महादेव है वो मध्य वाली पहाड़ी है, और जो मैकाल है वो सबसे पूर्वी पहाड़ी है। और इस महादेव पहाड़ी पर सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी क्या है? धूपगढ़ है। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, 1352 मीटर है। और यहां पर ही एक फेमस हिल स्टेशन पड़ता है मध्य प्रदेश के अंदर, फेमस हिल स्टेशन पड़ता है जिसका नाम है पंचमढ़ी। और पंचमढ़ी को ही कहा गया है क्या? सतपुड़ा की रानी, सतपुड़ा की रानी। लो सतपुड़ा तो लगभग लगभग सारा ही कंप्लीट हो गया है इस मिसलेनियस क्लास में, ठीक है बातें। और पंचमढ़ी तो क्या है? पंचमढ़ी तो आपका बायोस्फीयर रिजर्व भी है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है। मध्य प्रदेश के अंदर 2 ही बायोस्फीयर रिजर्व है, एक पंचमढ़ी है और एक पन्ना है। और पन्ना से तो बातें याद आई, क्या बातें याद आई? पन्ना तो आपकी हीरे की खान भी है, पन्ना तो आपकी हीरे की खान भी है। और भारत के अंदर भाई साहब हीरे की खान 2 ही है, भारत की खान मतलब भारत में हीरे की खान 2 ही है। एक तो है आपकी पन्ना की खान, कहां पे? मध्य प्रदेश के अंदर। और एक है आपकी कहां पर? आंध्र प्रदेश के अंदर है गोलकुंडा की खान, गोलकुंडा की खान। और इसीलिए तो आंध्र प्रदेश के तट को कहा गया है, गोलकुंडा तट कहा गया है आंध्र प्रदेश के तट को। और जो गोलकुंडा की खान है उससे मोस्ट इंपोर्टेंट बातें आपने क्या याद रखनी है? आपसे ही बातें कर रहा हूं, सुन रहा है ना तू, पढ़ा रहा हूं मैं, ध्यान रखनी है बातें। गोलकुंडा की खान से तो एक पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट है, अरे यहीं से तो मिला था विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा, विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा। ये विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा यहीं से तो मिला था। और इस विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरे को कौन लूट के ले गया? अरे इसको लूट के ले गया भाई साहब नादिर शाह, नादिर शाह लूट के ले गया। अगर लास्ट की मैं बातें आपको बताऊं, जब मुगल डायनेस्टी चल रही थी तो इस कोहिनूर हीरे को जुड़वा रखा था किसने? शाहजहां ने जुड़वा रखा था। कहां पर? शाहजहां ने है ना निर्माण करवाया था, किसका? इसके दिल्ली के अंदर जो आपका रेड फोर्ट है, लाल किला है, वहां पर निर्माण करवाया था शाहजहां ने तख्ते ताउस का, तख्ते ताउस का, या इसी को बोलते थे मयूर सिंहासन, मयूर सिंहासन, ठीक है। और इसमें ही जुड़वा रखा था ये किसने? शाहजहां ने, इसमें ही जुड़वा रखा था। और यहां से लूट के ले गया था नादिर शाह इसको, किसको? कोहिनूर हीरे को। और कोहिनूर हीरा अगर वर्तमान में पूछ ले कहां है, तो जो ब्रिटेन की साम्राज्ञी है, जो इनका अभी पीछे निधन हो गया था, उनके मुकुट में इसको जुड़वा रखा है कोहिनूर हीरा। और ये कोहिनूर हीरा है ना,
इसको बाबरी हीरा भी बोलते हैं। अगर आपको थोड़ी सी बातें याद हो, क्या बोलते हैं इसको? बाबरी हीरा। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब बाबर भारत में आया था, बाबर ने किस वंश की स्थापना की थी? बाबर ने ना मुगल डायनेस्टी की स्थापना की थी, मुगलिया सल्तनत की। ठीक है, 1526 में एक बहुत फेमस ऐतिहासिक युद्ध लड़ा गया था, पानीपत का। तो ये युद्ध जीतने के बाद बाबर का बेटा होता है हुमायूं। तो हुमायूं ने, मालवा का शासक था विक्रमजीत, उसके पास से ये हीरा छीना था और गिफ्ट किया था अपने पिताजी को, अपने बाप को गिफ्ट किया था। किसने? हुमायूं ने। किसको? बाबर को। इसीलिए इस विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरे को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बाबरी हीरा। तो इतनी सी बातें याद रखेंगे। और 1526 में कौन सा युद्ध लड़ा गया? आपका पानीपत का ऐतिहासिक युद्ध लड़ा गया। किस किस के बीच में लड़ा गया था? ये लड़ा गया था आपका बाबर के बीच में और इब्राहिम लोदी के बीच में। अरे जब बाबर यहां पर आया था तो उस टाइम पर यहां पर लोदी वंश चल रहा था दिल्ली सल्तनत में। तो लोदी वंश का पतन करके बाबर ने यहाँ पे स्थापना की थी किसकी? मुगल वंश की स्थापना की थी। ठीक है, बाबर यहाँ पर कब आया? 1526 में पानीपत का युद्ध लड़ा उसने। सुन लो बातें, बाबर ने ना 4 ही युद्ध लड़े हैं। 1526 में लड़ा पानीपत का युद्ध, और 1527 में लड़ा इसने कौन सा युद्ध? 1527 में लड़ा इसने खानवा का युद्ध। और फिर 1528 में लड़ा इसने बाबर ने 1528 में लड़ा था बाबर ने चंदेरी का युद्ध। और 1529 में लड़ा था बाबर ने घाघरा का युद्ध। और 1530 में बाबर क्या है? चला गया था, यानी कि निधन हो गया था बाबर का। याद कैसे रखेंगे? सिंपल सी कहानी है। बाबर से 2-4 बातें सुन लो एक बार आप। क्या कहानी है? कहानी कुछ ऐसी है, बाबर का जन्म है ना तुर्की के अंदर फरगना में हुआ था। बाबर का जन्म कब हुआ है? वैलेंटाइन डे वाले दिन हुआ था। 14 फरवरी 1483 को बाबर का जन्म हुआ था। और बाबर जब 11 साल का था तो इसके पिता का देहांत हो गया था, निधन हो गया था। तो 11 साल की उम्र में ही बाबर फरगना के अंदर शासक बना था। बाबर, जिसका पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, ये नाम था उसका। फिर उसने बाद में उपाधि धारण की थी 1507 में, किसकी? बादशाह की या पादशाह की उपाधि उसने धारण की थी, जिसका मतलब था अ स्टेबल रूलर, जिसका मतलब ये था। तो बाबर भारत में आया था 1526 में, और बाबर को इनवाइट किया था भारत में आने के लिए इब्राहिम लोदी के 2 अंकल थे, 2 चाचा थे, जिन्हें बिल्कुल भी ये बात पसंद नहीं आ रही थी कि दिल्ली सल्तनत पर लोदी वंश में राज कर रहा है उनका भतीजा इब्राहिम लोदी। तो उन्हें ये बात पसंद नहीं आई। तो पंजाब का सूबेदार था एक, जिसका नाम था दौलत खान लोदी, और एक दिल्ली का सूबेदार था जिसका नाम था आलम खान लोदी। उन दोनों ने इनवाइट किया था बाबर को कि आप भारत में आओ, दिल्ली सल्तनत पर राज करो, अपार संपत्ति यहां से लूट कर लेकर जाओ, और फिर आप अपने साम्राज्य का विस्तार करो। क्योंकि वो ये चाहते थे कि कैसे तैसे करके इब्राहिम लोदी को हटाया जाए और बाबर यहाँ पर आए और धन संपत्ति लूटकर वापस चला जाए, और उसके बाद दिल्ली सल्तनत पर हमारा अधिकार हो, ये चाहते थे वो। ये बातें हम मध्यकालीन इतिहास से कर रहे हैं। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो आपको बातें समझ में आ रही होंगी, और नहीं समझ में आ रही तो टेंशन किसी बात की लेनी नहीं है। बहुत जल्दी आपके लिए हिस्ट्री की भी क्लासेज, सारी क्लासेज आपके लिए शुरू होने वाली हैं। आपके पास 3 सीरीज तो अभी चली हुई है, तो धीरे धीरे वो भी क्लास आपके पास आने लग जाएंगे। ठीक है, और ये 4 युद्ध बाबर ने लड़े हैं। पहला युद्ध लड़ा पानीपत का 1526 में बाबर और इब्राहिम के लोदी के बीच में। 1527 का लड़ा है बाबर ने किसके साथ? राणा सांगा के साथ, जो मेवाड़ का शासक हुआ था। इसने भी इनवाइट किया था बाबर को भारत में आने के लिए, क्योंकि यह भी लोदियों का दुश्मन था। यह भी ये सोचता था कि कैसे तैसे करके लोदियों को इस दिल्ली सल्तनत से हटाया जाए, तो बाबर को यहाँ बुलाया जाए, और फिर बाबर यहां से उनको मार के चला जाएगा, और फिर मैं दिल्ली सल्तनत पर राज करूंगा। और उसके बाद चंदेरी का युद्ध लड़ा गया। मालवा का एक शासक था जिसका नाम था मेदिनी राय। ठीक है, और घाघरा का युद्ध लड़ा गया था घाघरा नदी के तट पे। ये लड़ा गया था महमूद लोदी नेतृत्व कर रहा था अफगानों की सेना का, यानी कि अफगानों के बीच, और उसमें आपका
अफगानों की सेना और बाबर के बीच में लड़ा गया था 1529 में। इसी युद्ध में आपका साथ में आया था फरीद खान, फरीद खान या शेर खान बोलते हैं, शेर खान, या इसी को बोलते हैं शेरशाह सूरी, जो 1540 के अंदर भारत में स्थापना करेगा, 1540 के अंदर स्थापना करेगा किसकी, सूरी वंश की स्थापना करेगा। 1540 में किसको पराजित करके, ये पराजित करेगा किसको, बाबर के बेटे हुमायूं को। कौन से युद्ध में, बिलग्रीम या कन्नौज के युद्ध में। इतनी सी बातें याद रखनी है। और कन्नौज से वर्तमान में आपके सांसद कौन है, आपके अखिलेश यादव, जिनकी पार्टी है समाजवादी पार्टी, जो तीसरे नंबर पे उभर कर आई है इस वाली लोकसभा में। मैंने आपको लोकसभा से संबंधित सारे आंकड़े बताए हैं। अभी जो नव निर्वाचित लोकसभा का गठन किया गया है 18वीं लोकसभा, उसके बारे में सारी बातें बताई हैं। तो 1540 में सूरी वंश की स्थापना करता है कौन, आपका शेरशाह सूरी। युद्ध लड़ा गया था बैटल ऑफ कन्नौज या बैटल ऑफ बिलग्रिम, ये युद्ध लड़ा गया था। और कन्नौज को कहा गया है क्या, कन्नौज को कहा गया है परफ्यूम कैपिटल ऑफ इंडिया, भारत की आपके इतर राजधानी बोला गया है। इतनी सी बातें आप याद रखेंगे। तो ये बाबर के 4 युद्ध हैं, और जिसको याद ऐसे भी रख सकते हो आप, देखो 26 में पानी पिया है, 27 में खाना खाया है, 28 में चंदेरी से चाय पी है, और 29 में घाघरा से घर गया है, और 30 में बेचारा मर गया है। इतनी सी बातें याद रखेंगे। ये बाबर की कहानी है, ठीक है, जिसने यहाँ पे स्थापना की थी किसकी, मुगल डायनेस्टी की। इतनी सी बातें याद रख लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इससे ही पूछ ले। अच्छा, बाबर से बातें, अगर मैं और बातें आपको बता दूं थोड़ी सी, तो यहां पर लिख सकते हो आप। देखो सबसे पहले आया यहाँ पर बाबर, सबसे पहले आया बाबर, और फिर बाबर के बाद राज किया किसने, बाबर के बड़े बेटे ने, जिसका नाम क्या था, हुमायूं, जिसका नाम क्या था, हुमायूं। तो बाबर का बेटा था हुमायूं, हुमायूं, और हुमायूं का बेटा था अकबर, अकबर, और अकबर का बेटा था जहांगीर, जहांगीर, और जहांगीर का बेटा था शाहजहां, शाहजहां, और शाहजहां का बेटा था औरंगजेब, औरंगजेब। ये 6 बादशाह रहे हैं मुगल डायनेस्टी में, और इनके शासनकाल में मुगल साम्राज्य अपने टॉप लेवल तक पहुंचा। जैसे जैसे औरंगजेब की मृत्यु हुई 1707 में, मध्यकालीन इतिहास खत्म हो जाता है और आधुनिक इतिहास की शुरुआत हो जाती है, मॉडर्न हिस्ट्री की, और मुगल डायनेस्टी का पतन होना शुरू हो जाता है। तो बाबर ने यहाँ पर रूलिंग पीरियड अगर मैं इनका लिखूं तो 1526 से लेकर 1530 तक बाबर ने शासन किया है, और हुमायूं ने 2 बार किया है, 1530 से लेकर 1540 तक किया है, 1530 से लेकर 1540 तक किया है, और एक बार फिर से दोबारा से हुमायूं ने मुगल डायनेस्टी की स्थापना की है। कब हुमायूं ने मुगल डायनेस्टी की स्थापना की है, आपकी 1555 में, और 1556 में बेचारा चला गया है। कौन, हुमायूं। हुमायूं है ना बहुत नेक दिल व्यक्ति था, लेकिन जो ये उसकी नेक दिली थी ये उसको भारी पड़ गई। हुमायूं ने जो ये साम्राज्य था अपने चारों भाइयों में बांट के ना बहुत बड़ी गलती कर दी थी। हालांकि इसके पिता बाबर ने कहा था कि जो उत्तराधिकारी होगा इस मुगल डायनेस्टी का मेरे मरने के बाद, वो कौन होगा, हुमायूं होगा, ठीक है। लेकिन उसने ये बात कही थी कि मेरे मरने के बाद आप चारों भाई अपने उत्तराधिकार की लड़ाई के लिए लड़ना मत। उसने ये बात बोली थी कि जितना भी हमारा साम्राज्य फैला है, जहां जहां तक फैला है, उसको बराबर बराबर आप बांट लेना। ऐसी बात उसने हुमायूं को बोली थी, और हुमायूं अपने बाप का आज्ञाकारी पुत्र था, तो हुमायूं ने ऐसा किया, जो उसी पर वो बात भारी पड़ गई। इसीलिए तो एक इतिहासकार रहे हैं बहुत फेमस, जिसका नाम है लेनपुल। लेनपुल ने एक बातें कही है कि हुमायूं है ना पूरे जीवन भर ठोकरें खाता रहा, पूरे जीवन भर ठोकरें खाता रहा, और लास्ट में हुमायूं ठोकर खा के ही मर गया बेचारा, लास्ट में ठोकर खा के ही मर गया। कब मरा है हुमायूं, 1556 में। हुमायूं ने है ना दिल्ली के अंदर एक शहर बसाया था, दीनपना, दीनपना नाम का शहर बसाया था, और वहां पर एक लाइब्रेरी बनाई थी, जिस लाइब्रेरी का नाम था शेर मंडल। तो शेर मंडल लाइब्रेरी से नीचे आ रहा था वो नमाज पढ़ के सीढ़ियों से, और वहां पे चक्कर खा के गिर गया और बेचारा मर गया, ठीक है, हुमायूं। बाकी डिटेल में बातें करेंगे किसी दिन हुमायूं के बारे में भी, अकबर, सब के बारे में बातें करेंगे। ये तो मिसलेनियस क्लास है, कहानी पता नहीं कहां से शुरू होती है। देख लो, कहानी शुरू हुई थी व्यास नदी से, और व्यास नदी में तैरते तैरते हम कहाँ चले गए हैं, हम चले गए हैं मुगलिया सल्तनत पे चले गए हैं, ठीक है।
तो ये मिसलेनियस क्लास बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है आपके लिए। उसके बाद अकबर आया। अकबर का जन्म हुआ है राजस्थान के अमरकोट में, वीरसाल राजा के घर पे जन्म होता है अकबर का, और हुमायूं का बेटा है अकबर। और अकबर ने जो शासन किया है वो 1556 से लेकर आपका लगभग 1605 तक शासन किया है अकबर ने। और फिर जहांगीर ने शासन किया 1605 से लेकर 1628 तक, और शाहजहां ने शासन किया है 1628 से लेकर 1658 तक, और औरंगजेब ने शासन किया जनाब 1658 से लेकर 1707 तक। ये इनका रूलिंग पीरियड है। अगर आपसे पूछ ले कि सबसे लंबा राज करने वाला मुगल शासक, मुगल बादशाह कौन था, तो दो रहे हैं। आप देख सकते हैं, एक अकबर ने राज किया सबसे ज्यादा, एक औरंगजेब ने राज किया है। दोनों ने 49 साल राज किया है। दोनों ने कितने साल, 49 साल राज किया है। इतनी सी बातें आप याद रखेंगे। उसके बाद अगर आपसे पूछ ले, अच्छा एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूं मैं, फिर क्लास को खत्म करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, पूर्वी घाट पर सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य। पूर्वी घाट पर सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य, देखो अपना जो प्यारा भारत है, ये है अपना प्यारा भारत। सबसे लंबी तटरेखा किसकी है, गुजरात की है। सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की है। दूसरे पर लंबी तटरेखा आंध्र प्रदेश की है, आंध्र प्रदेश की। तो क्वेश्चन में यही तो पूछा है कि पूर्वी तट पे सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है, तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। और तीसरे नंबर पे पूछ ले तो तमिलनाडु की सबसे लंबी तटरेखा है। और चौथे नंबर पर पूछ ले, फोर्थ नंबर पे, तो महाराष्ट्र की सबसे लंबी तटरेखा है। और पांचवें नंबर पर पूछ ले तो भाई साहब केरल की तटरेखा सबसे लंबी है। और छठे नंबर पर पूछ ले तो ओडिशा की सबसे लंबी तटरेखा है। और सातवें नंबर पर पूछ ले तो कर्नाटक की तटरेखा सबसे लंबी है। और आठवें नंबर पर पूछ ले तो वेस्ट बंगाल की तटरेखा सबसे लंबी है। और भाई साहब 9वें नंबर पर पूछ ले तो गोवा की तटरेखा सबसे लंबी है। और गोवा के ब्रैकेट में लिख लो 1961। 1961 में आजाद कराया था हमने, किससे, पुर्तगालियों का अधिकार था गोवा के ऊपर। तो गोवा की तटरेखा सबसे लंबी है, मात्र 101 किलोमीटर लंबी है गोवा की तटरेखा। बहुत छोटा सा राज्य है, बहुत प्यारा सा राज्य है गोवा। मात्र 2 जिले हैं, नॉर्थ गोवा, साउथ गोवा। एक दिन में घूम सकते हो। नौकरी जब लग जाएगी तो जरूर घूम के आना है। घूम के आना है या नहीं? आपकी सफलता का इंतजार बहुत सारे लोगों को है, आपको खुद भी। तो अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करना है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि क्यों खुलकर नहीं जीते, यहां कौन सा दोबारा आओगे। कि क्यों खुलकर नहीं जीते, यहां कौन सा दोबारा आओगे। तुम इंसान हो यार, गणित के पहाड़े नहीं जो बार बार दोहराए जाओगे, जो बार बार दोहराए जाओगे। तो गोवा घूम के आना है, गोवा की बीच पे घूम के आना है। 2 ही जिले हैं, बहुत अच्छे से घूम सकते हो, ठीक है, वीकेंड पे जाके। और गोवा को 1961 में तो हमने क्या बनाया, गोवा को 1961 में हमने यूटी बनाया। लेकिन गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया 1987 में, 1987 में, 1987 में। और 1987 से तो एक बात और भी याद रख लो, यहां पर लिख लो ये बातें। अरुणाचल प्रदेश को भी 1987 में ही बनाया है हमने राज्य। और 1987 में मिजोरम को भी हमने राज्य बनाया है, मिजोरम को। इतनी सी बातें याद रख लेना, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन आज कितने पूछे हैं, क्वेश्चन तो सिर्फ मैंने 3 या 4 ही पूछे हैं। पहला क्वेश्चन तो ये था कि कौन सी नदी पाकिस्तान नहीं जाती, व्यास नदी पाकिस्तान नहीं जाती, सीधी सी बात है। सिंधु नदी तंत्र की एकमात्र वफादार नदी है व्यास नदी, बाकी सारी बेवफा है, यानी कि बाकी सारी पाकिस्तान जाती है, व्यास नदी भारत में ही रहती है। और अपना जल सौंप देती है किसको, सतलुज को। वहां से नहर निकाली गई है, इंदिरा गांधी नहर, जो विश्व की सबसे बड़ी नहर सिंचाई प्रणाली है, हरिके बैराज से निकाली गई है राजस्थान के लिए, ठीक है। इतनी सी बातें। उसके बाद फिर यहां पर क्वेश्चन पता नहीं कौन सा पूछा था मैंने, मेरे को भी नहीं याद। और फिर ये थोड़ी सी मुगल डायनेस्टी की बातें हो गई। और फिर अगला क्वेश्चन ये था कि पूर्वी तट पर सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा था। तो उम्मीद करता हूं आज की कहानी आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो आज की बातें यहीं तक रखते हैं, बाकी बातें कल करेंगे, सेम टाइम सेम जगह अगले दिन। तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, टेंशन किसी बात की लेनी ही नहीं है, ठीक है। परेशानियां आएंगी, लगने के बाद भी आएंगी। इसीलिए आपसे कहता हूं कि गम मेरे साथ बड़ी दूर तक गए और पाई ना मुझ में थकान, तो वो खुद थक गई, तो वो खुद थक गई। तो एकदम से बहुत अच्छे से लाइफ को जिया करो।
बताई है कहानी की क्यों खुलकर नहीं जीते, यहां कौन सा दोबारा आओगे, तुम इंसान हो यार, गणित के पहाड़े नहीं जो बार बार दोहराए जाओगे। तो चलिए फिर मिलता हूं आपसे अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।